बाद में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो मनी को सिर्फ एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज समझते थे कि पैसे की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज है। तो बुलियनिज्म की तरह सोना चांदी इकट्ठे करने से कुछ नहीं होगा, हमको रियल फैक्टर्स पे फोकस करना है। हमको एक फ्री मार्केट इकोनॉमी चाहिए जहाँ पे कंपटीशन ही मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखेगा और स्टेट कंट्रोल का एब्सेंस रहेगा। सिर्फ वहाँ पे स्टेट कंट्रोल रह सकता है जहाँ पे एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड हो, कंपटीशन को बनाए रखने के लिए। वन साइडेड कोई आगे ना निकल जाए कैपिटलिस्ट। इसके सिवा एग्रीगेट डिमांड पे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का फोकस कम था और वो मानते थे कंजम्पशन तो हमारे पास हो ही जाएगा, तो डिमांड कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट समझने के लिए बहुत आसान है। मैं जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो भी आपको विचार आपको दे रहा हूँ उनको आप माइंड में रिपीट करिए, रिवीजन करिए और ये मानिए कि रिवीजन इज़ द की। अगर आप रिवाइज करेंगे तो ही आपका आगे सिलेक्शन होगा, रिवाइज करेंगे तो ही आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको विचार करना बहुत ज़रूरी है। एक थॉटफुल सब्जेक्ट है, आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा तभी आप उसको समझ पाएंगे, वरना आप रटने में लग जाएंगे। हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है, कैसे कैसे चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ है, थॉट प्रोसेसेस का इवोल्यूशन हुआ है। और अगर हम इस चीज़ को समझ गए और हमने अपने आप को एक वैचारिक इंसान बनाया तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही शानदार आपके लिए सब्जेक्ट है। हमें इसमें सबसे पहले जो डिफरेंट फेजेस आए हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट करना सीखना होगा। तो वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम उस पूरे टाइम को समझ सके, साथ में हमको थोड़ा हिस्ट्री का आइडिया हो, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का थोड़ा आइडिया हो, तो ही हम उस चीज़ को ईजिली समझ पाएंगे। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स, आउटपुट जो होता है वाई, वो एक फंक्शन होता है स्टॉक कैपिटल का और लेबर इनपुट का। और इस फंक्शन को का जो डिफाइनिंग रिलेशनशिप होता है वो होता है प्रोडक्शन फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को बार बार हमारे काम आएगी। हम अब पहले समझेंगे कि ये प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके का फंक्शन होता है। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, आउटपुट वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट बढ़ने पे एम्प्लॉयमेंट कैसे इफेक्ट हो रहा है, या एम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज होने पे आउटपुट पे क्या डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ देखिए, अगर हम एक यूनिट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं तो आउटपुट बढ़ रहा है। कॉन्स्टेंट एक पॉजिटिव स्लोप है हमारे पास पहले फेज में। सेकेंड फेज में हमको डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम लेबर बढ़ा रहे हैं बट आउटपुट पहले जितनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा। आउटपुट पहले जैसी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे समझिए कि अगर हम बाकी सब फंक्शंस को कांस्टेंट रखते हैं, टेक्नोलॉजी में कोई एडवांस नहीं हुआ है, तो एक फैक्ट्री में अगर आप लेबर को इनपुट करते रहेंगे तो शुरू में तो जो मशीनरी है वो अपने मैक्सिमम पे नहीं है। बाद में जब वो अपने मैक्सिमम पे आ जाएगी उसके बाद लेबर बढ़ाने से आउटपुट तो नहीं बढ़ेगा, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो एक लेबर को बढ़ाने से आउटपुट उस लेवल पे नहीं बढ़ रहा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे लेबर को बढ़ाने से आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ है, हमारे एफ का ग्राफ है ये। अब पर यूनिट लेबर बढ़ाने पे आउटपुट कितना बढ़ रहा है, डेल्टा वाई, इसे कहते हैं हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। कि पर यूनिट, मार्जिनल मतलब पर यूनिट, प्रोडक्ट मतलब आउटपुट, एक लेबर कितना दे रहा है। इट इज द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एन। वाई यानी आउटपुट, एन माने लेबर इनपुट। दैट इज एडिशन टू टोटल आउटपुट ड्यू टू एडिशन ऑफ अ यूनिट ऑफ लेबर। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लेबर डिमांड कर्व। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जैसा हमने इस ग्राफ में देखा है, और यहाँ से हम नीचे यहाँ पे फॉलो करें तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एन कॉन्स्टेंट है शुरू में, फिर वो डिमिनिशिंग हुआ, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और कम हो रही है, और फिर वो नेगेटिव हो गई, इस पॉइंट पे जाके वो नेगेटिव हो गई। तो इसे हम कहते हैं